मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए आज मैं आपको क्लास नंबर 6 में क्या करवाने वाला हूं भाई, रिवीजन। और आप देख पा रहे होंगे कि कुल मिलाकर हमने 5 क्लासेस की है। कौन सा चैप्टर हमने स्टार्ट किया था? मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर, यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन। और इसको आपने 5 क्लास में ऑन एन एवरेज 40 से 45 मिनट का हर एक क्लास था, मतलब 3.5 घंटे तक आपने चीजों को समझा, जीरो से एडवांस लेवल तक हर एक चीज को, चाहे वो कंसेप्ट हो, चाहे वो कंटेंट का थ्योरी मैनर में, चाहे वो स्टोरी वाइज हो, चाहे मैप के वाइज हो। लेकिन इसी को जब आप एग्जाम से पहले रिवीजन कर रहे होंगे तो 10 मिनट, उसके बाद दूसरा रिवीजन 8 मिनट और तीसरा रिवीजन 5 मिनट में हो रहा होगा। मतलब 3.5 घंटे की चीजें आप 5 मिनट में निपटा कर रहे होंगे। और पूरा जीके ऐसे ही आपको कंप्लीट करना है और ये सारे एग्जामिनेशन कवर होंगे। अगर आपने पांचों क्लास नहीं देखा है, कमेंट सेक्शन में लिंक है, उसको एक बार देखिए। फ्री कॉस्ट में आपको चीजें जो मिल रही है वर्थ इट है भाई। आप 1000, 2000, 3000 दे करके भी इस प्रकार से, और जो मैंने आपको कंटेंट दिखलाया है। खैर आज हम लोगों का जो टारगेट होगा, मैंने मैप के साथ हर एक चीज याद कराई, क्योंकि बिना मैप चीजें याद नहीं होगी। तो चलिए, जीके में हमने मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट किया है और उसका सबसे पहला चैप्टर हमने 3.5 घंटे 4 घंटे में 5 क्लास में खत्म किए हैं, जो चैप्टर था यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन। रिवीजन, शॉर्ट नोट्स, यही तो भाई कला होनी चाहिए आपके अंदर, जो मैं आपके साथ डेवलप आपको करवा रहा हूं। और एग्जाम से जस्ट पहले 15 दिन क्या होना चाहिए कि आपका पूरा हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, उसके बाद आपका कौन सा पार्ट हो गया, स्टैटिक हो गया, पॉलिटी हो गया, ये सारे करंट अफेयर रेडी होने चाहिए। और 15 दिन बस रिवीजन क्या होना चाहिए, शॉर्ट नोट्स के माध्यम से। ठीक है, मतलब एक एक चैप्टर को आप 5 से 10 मिनट के अंदर रिवाइज कर रहे होंगे, तब जाकर के आपका जीके में एक अच्छा स्कोर या जीके अच्छा हो पाएगा। आज आपको मैं देखे, हो सकता है वीडियो 20 मिनट की भी ये बन सकती है, लेकिन यहां मैंने फिर भी बहुत चीज, अभी जैसे इतना देर तक मैंने बोल दिया है भाई। तो चलिए बिना देर किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर का नाम, अब ये मैं यहाँ पे कुछ चीजें समझाऊंगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 5 क्लासेस में समझाया, आप उसको देखिए। और इसका पूरा पीडीएफ टेलीग्राम में शेयर कर दिया जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, चैप्टर का नाम, पहले माइंड में कंसेप्चुअली चीजों को एकदम लेकर के चलेंगे, क्योंकि मैंने कंसेप्ट आपका बिल्डअप किया है। चैप्टर का नाम है यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन है, मतलब यूरोप की कंपनी होगी जो भारत में आएगी व्यापार करने के लिए। तो ये क्लियर हो गया। चलिए अब फटाफट वो कौन कौन से कंपनी है, जो इस्टेब्लिशमेंट का ईयर और भारत में आने का क्रम, सीक्वेंस, यहां से सवाल बनेगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है, पुर्तगाली भारत आए थे। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1498 में। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन की गई अंग्रेजों, इंग्लैंड के द्वारा, जो भारत के साथ व्यापार करेगी 31 दिसंबर 1600 में। उसके जस्ट 2 साल के बाद डच, जो आप नीदरलैंड या हॉलैंड के जो निवासी है उसको ही डच कहा जाता है, जिन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, जो भारत के साथ ट्रेड करेगा 1602 में। और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो डेनमार्क के निवासी को कहते हैं, 1616 में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, जो भारत के साथ ट्रेड करेगा। और फिर 1664 अंतिम में फ्रांस, जो है यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश, जिसको कहा जाता था कि यूरोप जो कह दे, सॉरी, फ्रांस अगर कोई देश, यूरोप का एक इतना महत्वपूर्ण देश कि अगर कुछ कह दे तो यूरोप का हर एक देश उसको मानने के लिए तैयार होता था। इसने 1664 में, जो यहाँ के राजा थे, याद करिए, लुई 14, लुई 14वां, इनके जो सलाहकार थे कॉलबट, इन्होंने ही सलाह दिया था कि भारत के साथ व्यापार करने के लिए हमें भी भारत जानी चाहिए। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1664 में। तो देखिए ये कंपनी का सीक्वेंस याद हो गया। सबसे पहले गठन पुर्तगाली हुए हैं, सेकेंड नंबर में ईस्ट इंडिया कंपनी, डच, डेनिश और फ्रेंच यानी कि फ्रांस। क्लियर है। लेकिन कंपनी का गठन किया और ये भारत कौन सबसे पहले आए, तो देखिए सबसे पहले गठन पुर्तगाली किए, भारत भी सबसे पहले पुर्तगाली आ गए थे। इसके बाद देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में गठन किया है, 31 दिसंबर 1600 को। और उसके बाद डच ने गठन किया था कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में। लेकिन अंग्रेज भारत कब आए, 1608 में, यानी कि 3rd रैंक में ये चले जाएंगे। और ये 1602 में इस्टेब्लिशमेंट करने के साथ ही ये भारत आ गए, यानी कि 2nd नंबर में। यानी कि इस्टेब्लिशमेंट, कंपनी की स्थापना का क्रम पूछेगा तो ये क्रम चलेगा, लेकिन भारत आने का आगमन अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो क्रम ये चलेगा। उसके बाद डेनिश आए 1616 और उसके बाद फ्रांस 1664। इसके बाद
कौन सी कंपनी या फिर कौन सा देश भारत को कब छोड़ करके जा रहा था? तो देखिए, पुर्तगाली आए तो 1498 में, सबसे पहले आए और सबसे अंतिम में गए 1961। अब आप देख सकते हैं 1961। भारत आजाद कब हुआ? 1947 में अंग्रेज छोड़ करके चले गए, लेकिन पुर्तगाली कब गए? 1961 में गए। और यहां पे याद रखना है, 3 जो क्षेत्र था पुर्तगालियों के अधीन था, गोवा, दमन और दीव। क्लियर हो गया? इसके बाद डच की अगर आपसे पूछ ली जाए तो भाई डच 1602 में आए, लेकिन कब भारत छोड़ के गए? 1759 में। और वो कौन सा युद्ध जो अंग्रेजों के साथ लड़ा गया जिसमें डच का पूरा साम्राज्य समाप्त हो गया था? बेदरा का युद्ध। ये आपसे पूछा जाता है, कई बार एग्जामिनेशन में आपके पूछे गए हैं ये बेदरा का युद्ध। ठीक है, अब यहां पे आपसे पूछा जाएगा कि जो डच के द्वारा डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, उस समय मुगल बादशाह कौन थे? तो भाई ये पहले क्रम आपको याद रखना है। 1556 से लेके 1605 में जो मुगल बादशाह थे वो कौन थे? अकबर थे। कौन थे भाई? मुगल बादशाह अकबर थे। इसके बाद आपको याद रखना है 1605 से लेकर के 1627 तक कौन थे मुगल बादशाह? जहांगीर थे। ठीक है, तो मुगल बादशाह ये याद हो गया 1556 से लेके 1605। अब याद करिए यहाँ पे 1602 में कौन आया है भाई? डच आया है। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल बादशाह कौन होगा? अकबर। चलिए, ये पहला सवाल। उसके बाद 1605 से लेके 1627 तक कौन रहा है? जहांगीर रहा है। अब देखिए यहाँ पे भाई अंग्रेजों का जो गठन हुआ है कब? 1608 में। भारत जब ये आया 1608 में, तो इस समय कौन है भारत का जो मुगल बादशाह? जहांगीर है। और इस समय 1616 में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो जो आपका डेनिस का जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ 1616 में, तो इस समय भी कौन है भारत का मुगल बादशाह? जहांगीर है। फ्रांस कब आया? 1664 में। इस समय मुगल बादशाह कौन होगा? तो औरंगजेब। ये सब पॉइंट आपको याद रखने हैं, मॉडर्न और मिडाइवल यानी कि आधुनिक और आपका मध्यकाल को जोड़ करके। ये बहुत अच्छा स्टैंडर्ड का सवाल आपसे बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए, बेदरा के युद्ध के बारे में मैंने बताया था, इसको एक और नाम बोला जाता है, चिनसुरा का युद्ध भी कहा जाता है। और यहाँ पे कौन सी नदी के किनारे ये जगह स्थित है? हुगली, तो इसे हुगली का युद्ध भी कहा जाता है। मुगल बादशाह अकबर रहेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी और डेनिस के समय में मुगल बादशाह कौन था? जहांगीर था। फ्रांस के समय कौन था? औरंगजेब था। लेकिन डेनिस के बारे याद रखना, 1616 में आया और कब गया? 1869 में अंडमान निकोबार। किसको देकर के? अंग्रेजों को देकर के। अंडमान निकोबार का जो इन्होंने नाम रखा था, क्या नाम रखा था? फेडरिक द्वीप रखा था। जो डेनिस के राजा आए थे फेडरिक फोर्थ, ठीक है, उनके नाम पे ही अंडमान निकोबार का नाम क्या बदल दिया गया था? फेडरिक द्वीप से। देखिए, ये सब मैंने पूरा स्टोरी समझाया। अब ये आपका रिवीजन का काम होना चाहिए। अगर वो 3-3.5 घंटे लेक्चर आपने देखे हैं 5 क्लास, तो ये रिवीजन ऐसे ही चलेगा। अब पूरा स्टोरी आप रिवाइज नहीं कर सकते, क्योंकि की यही पॉइंट है, यहीं से सवाल बनेगा आपका। फिर फ्रांसीसी आए 1664 में, छोड़ करके कब गए? 1760 में। कर्नाटक का तीसरा जो युद्ध हुआ था, उस कर्नाटक के तीसरे युद्ध में कौन सा युद्ध हुआ था? वांडीवास का युद्ध। अंग्रेज और किसके बीच में? फ्रांसीसियों के बीच में। और इसी वांडीवास के युद्ध से फ्रांसीसी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो ट्रेड कर रही थी, वो अब अंग्रेजों के अधीन, यानी कि उसका पूरा साम्राज्य या उनका पूरा वर्चस्व भारत में क्या होता है? समाप्त होता है वांडीवास के युद्ध से। तो देखिए, एक बार फटाफट हम लोग बात कर लें। पुर्तगाली 1498 1961 में गया है। बेदरा का युद्ध से डच की समाप्ति हुई है। अंग्रेज और डेनिस के समय मुगल बादशाह कौन है? जहांगीर है। डच के समय कौन है? अकबर है। फ्रांस के समय कौन है? औरंगजेब है। और वांडीवास के युद्ध के साथ इनकी समाप्ति होती है। ठीक है, डेट के साथ ये इतना डेट आपको याद होना चाहिए, बहुत अधिक डेट याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, यहाँ तो मैंने अब आपको समझाया था। तो देखिए, पुर्तगालियों की व्यापारिक कोठी यहाँ अलग है, फिर डच की व्यापारिक कोठी ये रहा, डेनिस की व्यापारिक कोठी अलग अलग से मैंने बताया है, और फिर फ्रांस की। लेकिन अब जब आप अपना A4 में जो आप रिवीजन करेंगे, चारों का, पुर्तगाल, डच, डेनिस और फ्रांस और अंग्रेज, तो हम लोग अलग से अब स्टार्ट करेंगे अंग्रेजों का, और अंग्रेजों का विस्तार पूरे भारत में, वो अभी हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया। अब इसको एक मैप में ही मैंने दिखाया है। पुर्तगाल को देख सकते हैं आप, ग्रीन कलर से मैंने दिखाया है। डच को इस पिंक कलर से दिखाया गया है। डेनिस को ब्लैक कलर से, और फ्रांस को इस ब्लू कलर से दिखाया गया। ठीक है, इस पूरे मैप में। यानी कि अब समझिए, ये आपको पता होना चाहिए, व्यापारिक कोठी आपको पूछा जाता है। व्यापारिक कोठी क्या होता है? एक प्रकार से गोदाम की तरह आपको समझना है कि जो पुर्तगाल आए, इस गोदाम में क्या करे? सारे मसाले को भारत से अगर लेकर जाना तो यहीं पे स्टोर करके रखे हैं, और पुर्तगाल से कोई चीज भारत में बेचना तो यहीं पर रख दिए हैं। अब इस गोदाम में इतना सामान है, तो उसको देखभाल के लिए क्या करना होगा? सेना लाते थे, यहीं पे सेना को बैठा देते, सैन्य अड्डा भी आप इसको बोल सकते हैं। तो हर देश की जो कंपनी रही, पुर्तगाली, डच, डेनिस, फ्रांस और अंग्रेजों की जो व्यापारिक कोठी, यहां से सवाल बनता है, पहली व्यापारिक कोठी कहां पे स्टैब्लिश और कौन सा ईयर में। ठीक है,
तो सबसे पहले मैं आपको ग्रीन कलर से जो आपको दिख रहा होगा, ये रहा आपको, 1 मिनट, ये ग्रीन कलर से पुर्तगालों की मैं आपको फटाफट रिवीजन करवाता हूं। देखिए, अगर इस मैप में मैं आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा तो चलिए एक एक करके मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ पुर्तगालियों की पूरी व्यापारिक कोठी। सबसे पहला व्यापारिक कोठी ये रहा कोचीन में 1503 में, देखिए मैंने लिखा भी है। और यहाँ पे 3 गवर्नर का नाम आपको याद रखना है। एक है फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, अल्बुकुर्क, नीनो डी कुना। ठीक है, अब इसको शॉर्ट नोट्स में फटाक से यहीं पे लिख लेंगे पुर्तगाली के बारे में कि इसी ने 1503 में, अच्छा, वास्को डी गामा 3 बार भारत आए, कब कब, 1498 में, 1502 में और 1524 में। इस प्रकार से वास्को डी गामा लिख देंगे। और वास्को डी गामा के द्वारा 1503 में यहाँ पे केरल के कोचीन में फर्स्ट फैक्ट्री लगाई गई थी। ठीक है, यहां तो हो गया। फिर 3 गवर्नर मैंने बता दिया, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, इन्होंने भी हेडक्वार्टर कहां रखा, कोचीन। उन्होंने नीले जल की नीति, काटेज पद्धति भी शुरुआत की थी। इसके बाद अल्बुकर्क आए, जिनको रियल फाउंडर कहा जाता, पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक, जिसने गोवा को जीता था। बीज बहादुर शासक जो था आपके, बीज बहादुर यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीत लिया था 1510 में। और उसके बाद नीनो डी कुना आए, जो 1530 में गोवा को क्या कर दिया था भाई, हेडक्वार्टर बना लिया था। ठीक है, बंबई भी पुर्तगालियों के अधीन था, दमन, दीव और बेसिन भी पुर्तगालियों के अधीन था, सेंथोमा। और यहीं 1505 में फ्रांसिस्को दी अल्मेडो ने एक अपनी किला, फोर्ट का निर्माण कराया था, सेंट एंजेलो फोर्ट, केरल के कन्नूर नगर में। ठीक है, बांग्लादेश में इन्होंने व्यापारिक कोठी लगाया था, चटगांव और हुगली में। और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में जो लूटपाट करते थे या व्यापार करते थे तो इसी बंदरगाह से करते थे। अब ये सारा जो क्षेत्र आप देख रहे हैं पुर्तगालियों का जो व्यापारिक कोठी है, अब इनको कैसे कैसे इनके हाथ से गया, अब इसको भी याद कर लीजिए। देखिए, डच ने क्या किया था, ये कोचीन इनसे छीन लिया, कब, 1663 में। ये बंबई कहाँ चला गया, तिलक में चला गया, अंग्रेजों के पास। चार्ल्स जो द्वितीय की जो उनको तिलक में मिल गया पूरा बंबई, है ना, जो पुर्तगाल की जो राजकुमारी कैथरीन के विवाह में। उसका बेसिन किसने ले लिया, मराठा ने लिया। सेंथोमा पुर्तगाल के हाथ से चला जा चुका था। अच्छा, हुगली या और चटगांव, यहाँ से बहुत ज्यादा लूटपाट और परेशान कर रहा था ये पुर्तगाली भारतीय शासक को, इसलिए जो हुगली है ये शाहजहां ने छीन लिया इस बंदरगाह को, और औरंगजेब ने चटगांव इसके छीन लिया था। इस प्रकार से पुर्तगाल बस सिमट कर रह गया गोवा में, दीव और दमन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि इसको कब ये आजाद किया पुर्तगाली ने, 1961 में। देखिएगा यहाँ पे वही चीज मैंने लिखा है। ठीक है, देखिए, गोवा, दमन, दीव 1961 में छोड़ के गया। ये पुर्तगाल का पूरा रिवीजन हो गया। अब आइए डचों की बारी है। डचों की पहली व्यापारिक कोठी तो याद रखना, पहली व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में 1605 में गठन किया गया। 1602 में ये आए हैं, 1605 में अपनी पहली व्यापारिक कोठी लगाए। फिर पुलिकट तमिलनाडु में, निजामपट्टनम इनका प्रधान केंद्र, हेडक्वार्टर यहीं हुआ करता था, तमिलनाडु, सॉरी, आंध्र प्रदेश में ये क्षेत्र है निजामपट्टनम। फिर कोचीन मैंने बताया कि पुर्तगालियों से छीन लिया था 1663 में। सूरत में 1610 में इनकी फैक्ट्री है। बंगाल में पीपली और कासिम बाजार में इनकी अपनी फैक्ट्री है, फैक्ट्री इन द सेंस की व्यापारिक कोठी है। और पटना में भी, बिहार के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है डचों की व्यापारिक कोठी बिहार में कब और कहां, पटना में, और 1632 में स्टैब्लिशमेंट की गई थी। ये हो रहा डचों की पूरी कहानी। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, पुर्तगालियों का दिन 2 चीजें, एक तो तंबाकू लाने वाले यही थे, और दूसरा प्रिंटिंग प्रेस कब आया था, गोवा में आया था। कब आया था भाई, 1556 में। ये सब इतने अच्छे अच्छे सवाल है भाई, और मैंने बड़े शिद्दत से ये सारी चीजें कराया है। ठीक है, गोवा में स्थापित करने वाले वही है प्रिंटिंग प्रेस को, पुर्तगाली। अब आ जाइए बात कर लेते हैं डेनिस की व्यापारिक कोठी। तो डेनिस डेनमार्क के निवासी को इनका पहले फैक्ट्री जो एस्टेब्लिशमेंट किया गया तो आपको बताया था ये कहाँ आया था भाई, श्रीलंका में, त्रिंक्वेमाली में 1619। और इसके जस्ट 1 साल के बाद, ठीक है, याद करिए, तंजौर शासन जो था, वहां पे रघुनाथ जो शासक जो थे, उनसे क्या किए थे भाई, जमींदारी, यानी कि एक फिक्स राशि पे यहाँ पे तमिलनाडु में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई 1620 में, त्रिंक्वे में। और यहीं पे इन्होंने एक फोर्ट, किला का भी निर्माण कराया था, डेंसबर्ग फोर्ट, त्रिंक्वे में, तमिलनाडु में। क्लियर है। उसके बाद यहाँ मैंने आपको बताया था कि बंगाल में इनका श्रीरामपुर है, और विलियम कैरी जो आए थे, श्रीरामपुर यूनिवर्सिटी का स्थापना किया था। इसमें क्या है, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी किया गया था, इसकी शिक्षा भी दी जाती है। और आज भी ये यूनिवर्सिटी, और इसकी डिग्री कहाँ से आती थी भाई, डेनिस से, यानी कि पहली यूनिवर्सिटी जो विदेश से सर्टिफिकेट डिग्री की आपको मिलती थी। त्रावणकोर केरल में भी 1670 में इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगा रखी थी, बंदरगाह। और अंडमान निकोबार में डेनिस के जो अगले राजा बनते हैं, कौन, फेडरिक IV, उनके ही नाम पे इस द्वीप का भी नाम रख दिया जाता है, फेडरिक द्वीप। लेकिन फाइनली ये फिर अंग्रेज को दे देते हैं, कब, याद करिए, 1869 में। और इसको दे करके ये एकमात्र डेनिस जो होता है अंग्रेजों के साथ कोई युद्ध नहीं लड़ता। इसके पीछे याद करिए मैंने बताया था कि नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप पे ही पूरा आक्रमण कर दिया, जिसके कारण यूरोप का हर एक देश की स्थिति खराब थी। और ये जो डेनिस था, इसके साथ नॉर्वे, दोनों एक साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन
इसके आक्रमण के बाद डेनिश से नॉर्वे क्या हो गया था, अलग हो गया था। और डेनिश की जो व्यापार थी, ट्रेड थी भारत के साथ, क्या था, घाटे में थी। क्यों? पायरेसी के कारण और एक इधर नेपोलियन बोनापार्ट के आक्रमण के कारण इसकी सिचुएशन खराब हो गई थी। उधर आपका क्रिश्चियन फोर की मृत्यु हो जाने के कारण भारत के साथ व्यापार बंद हो गया था। अंग्रेज काफी ज्यादा इधर डेवलप कर चुका था, इसलिए इसने देखा कि अंग्रेजों से लड़ने की अपेक्षा अच्छी बात यह है कि इनको अपनी सारी व्यापारिक कोठी और बंदरगाह दे दे, उसके बदले जो भी धनराशि अंग्रेज देते हैं उसको हम लोग लेके यहाँ से निकल जाते हैं। तो ये डेनिस ने ये दिमाग लगाया, बिना कोई युद्ध किए अपनी सारी व्यापारिक कोठी ये देकर अंग्रेज को वापस चले जाते हैं वापस, ठीक है, यूरोप। और ये फ्रांस का व्यापारिक कोठी। तो इस मैप में मैंने बताया था कि उस समय जब राज्य का पुनर्गठन से पहले, ये मैप आपको याद रखना है कि ये जो क्षेत्र है आपका मैसूर है, ये कर्नाटक है, कोरोमंडल तट में, मालाबार तट में मैसूर हो जाएगा, ये हैदराबाद का निजाम हो गया, ये कोंकण तट है, ठीक है। आज कोंकण तट पे आपका कर्नाटक स्थित है, लेकिन 1664 की ये हम बातें कर रहे हैं। इस समय ये आपको मैप मैंने समझाया था, इधर आपका मराठा साम्राज्य चल रहा। तो फ्रांस की पहली व्यापारिक कोठी का स्थापना सूरत में 1668 में हुआ था, फिर मसूलीपट्टनम में आंध्र प्रदेश यनम में, उसके बाद यहीं पे मद्रास में ही अंग्रेज काफी मजबूत हो गए थे, ठीक है ना। यहीं पे इन्होंने अपनी एक किला का निर्माण किया था, सेंट डेविड किला, अंग्रेजों की एक किला है। पौंडीचेरी में फ्रांसीसियों ने अपनी व्यापारिक कोठी बना रखी थी, कराईकल तमिलनाडु में, माहे केरल में, और बंगाल में भी इनका एक बस्ती इन्होंने बना रखा था, चंद्रनगर। जस्ट इसके बगल ही अंग्रेजों की एक किला थी, कौन सी, फोर्ट विलियम किला। याद करिए, फिर मैंने बताया था कि फ्रांसीसी की जो संस्कृति है सुरक्षित रहे, इसके लिए एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया पौंडीचेरी को। पौंडीचेरी कहने का मतलब ये था कि जो, याद करिए, जो कर्नाटक युद्ध होगा, अभी मैं आपको रिवीजन कराऊंगा। कर्नाटक युद्ध के बाद क्या हुआ था कि जो फ्रांसीसी है वो ट्रेड करेगा, किसके अधीन हो गया, अंग्रेजों के अधीन हो गए। काउंट डी लाली जो लास्ट गवर्नर होता है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो जो आपका ये देख रहे हैं मसूलीपट्टनम हो गया आपका, उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, ये सूरत हो गया, ये बंगाल, ये सभी किसको दे देता, अंग्रेज को दे देता। लेकिन कुछ क्षेत्र जैसे कि स्पेशली यनम देख लिया जाए, पौंडीचेरी देख लिया जाए, कराकल, माहे, यहाँ पे फ्रांसीसियों की बहुत अच्छी पकड़ थी और यहाँ पे लोग इनके बस गए थे, जिसके कारण इनकी संस्कृति मतलब यहाँ पे देखने को मिलती है, इसलिए इनकी संस्कृति सुरक्षित रहे। इसलिए पौंडीचेरी को यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश बनाएगा, और इससे यूनियन टेरिटरी में यनम को भी रखा गया, माहे को भी रखा गया और कराईकल को भी रखा गया। इसलिए आपसे पूछा गया था है, मैंने बताया भी था कि पौंडीचेरी का वह कौन सा क्षेत्र जो केरल में है, माहे, वह कौन सा क्षेत्र पौंडीचेरी का जो तमिलनाडु में, कराईकल, और वह कौन सा क्षेत्र है जो आंध्र प्रदेश में, वो है यनम। ठीक है, हो गया कंप्लीट रिवीजन। अब आ जाइए, ये किला भी आपको याद करके रखना है भाई। किला में आपसे पूछा जाएगा कि पुर्तगाल की जो किला थी सेंट एंजेलो फोर्ट कहाँ, केरल के कन्नूर नगर में। डेनिस की एक किला याद रखना, डेंसबर्ग फोर्ट तमिलनाडु त्रैंक्वे बार में। अंग्रेजों का 2 किला आपको याद रखना है, एक तो वेस्ट बंगाल में फोर्ट विलियम, ये किला तो हो ही गया भाई, फोर्ट विलियम किला बोल लीजिए या फोर्ट विलियम्स बोलिए, और एक अंग्रेजों का मद्रास में भी, साउथ में भी किला इन्होंने बनाया था, सेंट डेविड किला। ठीक है, अब ये हो गया। अब कर्नाटक युद्ध हम लोग फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, कर्नाटक युद्ध तो सबसे पहले कौन से तट के किनारे स्थित है भाई, अभी मैंने आपको मैप में दिखाया था, ये रहा आपका कोरोमंडल तट, है ना। तो कोरोमंडल तट के किनारे आपका कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। किसके किसके बीच, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। याद करिए क्यों, डुप्ले के बारे मैंने बताया था। जो फ्रांसीसियों का जो गवर्नर था डुप्ले था, 1731 में चंद्रनगर में, यानी कि ये जो व्यापारिक कोठी मैंने आपको बताया था, इस चंद्रनगर में 1731 में क्या था, डुप्ले को गवर्नर बना के भेजा था। और डुप्ले क्या करता था, ज्यादा ट्रेड से राजनीतिक हस्तक्षेप में ये ज्यादा ध्यान देता था, यानी कि बंगाल का अगला नवाब कौन बनेगा उस पे ये ध्यान देता था। अगला नवाब बनाने में वो अपनी सेना की मदद करने के कारण क्या करता था, जो अगला नवाब बनता था वो खुश हो करके डुप्ले को जितना ट्रेड में बेनिफिट नहीं होता तो उससे कई गुना गिफ्ट में ही इसको बेनिफिट हो जाता था। इसके कारण फ्रांसीसियों ने बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति है उनका, देखा जाए कि इस डुप्ले के टाइम पीरियड में बहुत अच्छी हो गई थी, इसलिए इनको क्या कहाँ भेजा गया, दक्षिण में भेजा गया था। ठीक है, दक्षिण में भेजा गया था क्योंकि अंग्रेजों की स्थिति इस समय बहुत अच्छी थी 10 साल के बाद 1741 में। और यहाँ पे भी आपका जो हैदराबाद है और कर्नाटक, याद करिए, कर्नाटक में कौन, अनवरुद्दीन को चाह रहा था अंग्रेज बनाए यहाँ पे शासक, लेकिन जो डुप्ले है वो चाह रहे थे चंदा साहब को बनाना। और इधर आपका जो है, जो हैदराबाद का निजाम जो है यहाँ पे बनाना चाह रहे थे भाई अंग्रेज जो थे, वो अंग्रेज किसको बनाना चाह रहे थे, नासिर जंग को। और जो डुप्ले चाह रहा था, डुप्ले किसको चाह रहा था भाई, मुजफ्फर जंग को। तो यानी कि जो हैदराबाद जो क्षेत्र देख रहे हैं और जो कर्नाटक क्षेत्र देख रहे थे, यहाँ पे अगला शासक कौन बनेगा, है ना, इसमें हस्तक्षेप करने लगा डुप्ले और अंग्रेज। इसके कारण इन दोनों के बीच में युद्ध हो गया, इसी को कहते हैं कर्नाटक का युद्ध। ठीक
ठीक है। तो कर्नाटक के युद्ध को अब हम लोग फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले कितना कर्नाटक युद्ध हुआ, 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था भाई। कितने कर्नाटक युद्ध हुए, 3 कर्नाटक युद्ध हुआ अंग्रेज फ्रांस के बीच कोरोमंडल तट। पहला कर्नाटक युद्ध कब हुआ, 1746 से 48 में। कारण क्या रहा, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार, यानी इसका कारण यह था कि यूरोप में एक देश है ऑस्ट्रिया, उस ऑस्ट्रिया पे अपना अधिकार होगा अंग्रेज का, और कह रहा फ्रांस ये मेरा अधिकार होगा इस ऑस्ट्रिया देश में। इस कारण यूरोप में अंग्रेज और फ्रांस लड़ रहे थे, जिसके कारण इसका रिएक्शन भारत में देखने को मिला। यानी कि भारत में जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो फ्रांसीसी हैं और अंग्रेज भी है यहाँ पे दक्षिण में, है ना, यहाँ पे ये दोनों आपस में भिड़ जाते हैं, और भिड़ने के साथ ही एक यहाँ पे युद्ध होता है। उस युद्ध का आपसे नाम पूछा जाएगा कि फर्स्ट कर्नाटक युद्ध में कौन सा युद्ध हुआ था, सेंट थॉम का युद्ध हुआ था, ठीक है। और इसमें ये प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन से संधि के साथ समाप्त होता है, तो ये संधि हुई थी एक्सला सेपल संधि या आचेन की संधि। अब याद रखिएगा ये यूरोप में लड़ रहा है अंग्रेज और फ्रांस, इस कारण ये प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ, इसलिए संधि भी यूरोप का ही कुछ देश के नाम से ही होगा। तो एक्सला सेपल क्या है भाई, एक जगह है यूरोप का, और आज उसको हम लोग आचेन कहते हैं, तो आचेन की संधि भी आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन दूसरा जो कर्नाटक युद्ध हुआ था ये स्थानीय भारत में, जो कर्नाटक और हैदराबाद जो देख रहे हैं ना, वहां पे अगला शासक कौन बनेगा, इसके लिए अंग्रेज और फ्रांस आपस में भिड़ गए, जिसमें आपका एक युद्ध का नाम मैंने बताया था अंबुर का युद्ध, ठीक है। याद करिए अंबुर का युद्ध, जिसमें कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन, जिसको अंग्रेज चाह रहा था बनाना और जिसको अंग्रेज सपोर्ट भी किया था अपने सेना दे करके अंबुर के युद्ध में, और जो डुप्ले चाह रहा था कर्नाटक का नवाब बने चंदा साहेब, जिसमें अनवरुद्दीन की हार होती है इस अंबुर का युद्ध में। और फाइनली एक पंडिचेरी की संधि होती है, जिसमें ये संधि में ये बात होती है कि इसके बाद से जो स्थानीय राजा बनेंगे, इसमें ना तो अंग्रेज और ना ही फ्रांस क्या करेंगे, हस्तक्षेप करेंगे। फिर तीसरा कर्नाटक युद्ध होता है सप्तवर्षीय युद्ध के कारण, 1758 से लेकर 1763 तक चलता है। सप्तवर्षीय युद्ध क्या था कि यूरोप में 7 वर्षों तक कनाडा में किसका अधिकार होगा, एक्चुअली कनाडा में अधिकार था अंग्रेजों का, लेकिन फ्रांस जो है अपना हक जताने लगा, इस कारण 7 वर्षों तक वहां पे युद्ध चला। उसके कारण भारत में यहाँ पे जो फ्रांस और अंग्रेज थे ये आपस में लड़ गए, और 1760 में एक युद्ध हुआ था। अच्छा 1760 में कौन सा युद्ध होता है, वांडी वास का युद्ध, और इसी युद्ध के साथ पूरी फ्रांस की जो साम्राज्य है इसमें समाप्त होती है। और यहीं पे फिर ये संधि होती है, एक पेरिस की संधि, और इस पेरिस की संधि में जो काउंट डी लाली जो फ्रांस का गवर्नर होता है उसको मृत्यु की सजा दी जाती है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखना है आपको कि पंडिचेरी की संधि में किसने सिग्नेचर किया था, हस्ताक्षर किया था फ्रांस का कौन सा गवर्नर, तो गोडेहू, क्योंकि इस समय डुप्ले को वापस भेज दिया गया था, है याद करिएगा। और ये गोडेहू ने फिर क्या किया था, मद्रास पे आक्रमण कर दिया था। मद्रास पे आक्रमण करने के कारण ही ये वांडीवास का युद्ध होता है, और उसमें जो गवर्नर बनते हैं काउंट डी लाली बनते हैं फ्रांस के अगले गवर्नर। तो ये कर्नाटक का युद्ध भी इतना आपसे पूछेगा, पहला युद्ध कब हुआ था, दूसरा युद्ध कब हुआ था, तीसरा कब हुआ था, किस कारण से हुआ था, ये पॉइंट आपको मिल गया है। कौन से युद्ध हुए हैं, फर्स्ट कर्नाटक, सेकंड कर्नाटक और थर्ड कर्नाटक में कौन से संधि के कारण युद्ध समाप्त हुआ, पहला, दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। और इसमें कौन सिग्नेचर किया था, गोडेहू ने सिग्नेचर किया था। और इसमें किसको सजा मिली थी, फ्रांस के कौन से गवर्नर को, काउंट डी लाली। और इसी वांडीवास के युद्ध के साथ पूरा फ्रांस का जो साम्राज्य था भारत में ये समाप्त होता है। और पेरिस की संधि में क्या ये साइन यहाँ पे होता है कि अब जो फ्रांस स्टेट करेगा अंग्रेजों के अधीन रह करके, ठीक है। अब देखिए इतना जितना मैंने बात बताया इसको तो मैंने बहुत डिटेल में समझाया, और फिर ये चीज आपको यहाँ पे लिख दी गई है, ठीक है। ये सारी चीजें एकदम सिस्टमेटिक वे में, तो पीडीएफ एप्लीकेशन में भी ये सारी चीजें हैं ही, और टेलीग्राम में भी मैं शेयर कर दूंगा। तो देखिए अब इसको आप रिवीजन करेंगे तो दूसरे बार, यहाँ तो मैंने इतना चीज को समझाया, हर एक एक चीज को दिखा रही है, आपके माइंड में चलना चाहिए सारा कुछ, ठीक है। तो देखिए हर एक गवर्नर का नाम मैंने यहाँ लिख दिया है, ये सारी चीजें। तो अभी स्टार्टिंग फेज में इतना समय है तो पढ़िए, लेकिन एग्जाम से पहले रिवीजन यही होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट देखिए जो क्वेश्चन बनेगा ये बस इतना, जो देखिए A4 साइज का पेपर लीजिए, ठीक है। देखिए A4 साइज का पेपर, एक साइड इधर आपका और एक साइड उधर में, पूरा ये यूरोप पे कंपनी का आगमन। हर एक चैप्टर को कोशिश करना है कि एक पेज से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, अगर लग गया वो बहुत बड़ा चैप्टर तो 2 पेज लग जाए तो ठीक है, अगर बड़ा चैप्टर। लेकिन इसको अब देखिए क्या है, इतना आपको मैप बनाना ही नहीं था, बस आपको ये मैप बनाना है, ठीक है। इस प्रकार से दिखा लेना है, ये एक पेज का एक किनारे में ये बन गया, किला को यहाँ पे साइड में लिख लेंगे आप कर्नाटक युद्ध को इधर लिख लिया आप, और यहाँ पे ये आगमन और क्रम जो मैंने बताया ये पूरा कहानी यहीं पे लिख लेंगे, ठीक है। तीनों गवर्नर के बारे यहाँ पे लिख लेंगे, फ्रांस पुर्तगालियों का जो देन है, ये सारी चीजें। तो ये एक पेज से भी कम का नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनेगा, ठीक है। तो चलिए ये मैंने सारी चीजें रिवीजन करा दी है, बाकी आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं जिनको लगता है सिस्टमेटिक वे में पढ़ना। हमारा एप्लीकेशन फोकस स्टडी विद अभी से लिंक कमेंट सेक्शन में है और याद रखिएगा
ये 6 के 6 क्लास आपको कंप्लीट करने हैं भाई। कमेंट सेक्शन में ये 5 वीडियो 6 वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।